तो दोस्तों मैं वामिक वर्मा की आप सबका स्वागत करता हूं बीइंग आईज में। दोस्तों बीइंग आईज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपनी प्रिपरेशन प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं डेली और मंथली बेसिस पे। मतलब डेली बेसिस पे भी हमारे यहाँ पे करंट अफेयर्स आते हैं और इस पे डेली क्वेश्चंस भी रहते हैं ताकि आपको फायदा हो, डेली बेसिस पे आपको कॉन्फिडेंस भी आए और आप मोटिवेटेड रहें। आपके एग्जाम्स में किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, इसलिए डेली और मंथली बेसिस दोनों अवेलेबल है बीइंग आईज के साथ। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ बीइंग आईज के एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर से एंड्रॉइड पे अवेलेबल है। आपको ये सारी चीजें पीडीएफ में मिल सकता है। तो ये जो क्वेश्चंस है हमने इसको कुछ डिस्कस करने के लिए भी रखा है। डेली बेसिस पे 8 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से और 10 क्वेश्चन जीएस से हम रखते हैं। जीएस का सेक्शन अलग अलग होता है, उसी पर डिस्कस करेंगे और पता करेंगे कि आज के क्वेश्चंस क्या दिया गया है। इन क्वेश्चंस को करने के बाद आपके कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होंगे और इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि आपको एग्जाम्स में 95 से, जो बीपीएससी का जो एग्जाम है 70 का, उसमें 95 से 120 मार्क्स लाने के लिए आपको हेल्प करने की पूरी कोशिश हम लोग करने की और आने की भी संभावना है। अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं तो कीजिए। तो शुरू करते हैं इसी के साथ करंट अफेयर, टाइम वेस्ट ना करते हुए। पहला जो क्वेश्चन है वो है, अडानी समूह ने भारत की सबसे बड़ी हाइड्रोजन मिशन परियोजना शुरू की है। उसी संदर्भ में हमें बताएं भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहां चालू हुआ था। तो दोस्तों ये जोरहट में चालू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, असम सरकार ने छात्राओं के लिए वजीफा योजना शुरू की है। उसी के संदर्भ में बताएं कि कौन सी योजना है जिसके अंतर्गत छात्राओं को इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए मुफ्त ऑनलाइन संसाधन प्रदान की जाती है। दोस्तों तो छात्राओं के लिए है, ये तो गर्ल्स चाइल्ड के लिए है, छात्राओं के लिए है, इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश कराने के लिए। दोनों क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा सेक्टर है जिसमें प्रवेश कराने के लिए पूछा जा रहा है या छात्र छात्राओं दोनों के लिए किया जा रहा है। इस तरीके से क्वेश्चन किया जा रहा है, तो छात्राओं के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो ये जो हमारा योजना है सरकार का, वो है उड़ान, बी ऑप्शन इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजकुमार हिरानी खंडवा के किशोर कुमार सम्मान ग्रहण करेंगे। राजकुमार हिरानी एक फिल्म मेकर है, वो फिल्म बनाते हैं और बहुत ही अच्छी फिल्म बनाते हैं। तो ये जो किशोर कुमार सम्मान जो है ये मिलने वाला है राजकुमार हिरानी को। इसी संदर्भ में बताया कि कौन सा ऐसा जो हमारे पार्श्व गायक हैं, जो प्रसिद्ध गायक हैं, वो खंडवा जिले में उनका जन्म हुआ था, तो वो हैं किशोर कुमार, उन्हीं के नाम पे ये सम्मान भी दिया जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पंकज अडवाणी ने सिंगापुर ओपन स्नूकर खिताब जीता है। उसी संदर्भ में बताएं कि स्नूकर में कितने सारे बॉल के साथ स्नूकर को परफॉर्म किया जाता है, खेला जाता है। हर खेल में कुछ ना कुछ नियम होते हैं, उसके कुछ ना कुछ इंप्लीमेंट्स होते हैं। तो कौन, जैसे क्रिकेट में बैट बॉल विकेट गुगली बहुत सारी चीजें होती हैं, उसी तरीके से स्नूकर में भी होते हैं कि कितने बॉल के साथ स्नूकर का बॉल का नंबर ऑफ बॉल अलग होगा, पूल्स के अलग होंगे और बिलियर्ड्स के अलग होंगे। तो इसमें स्नूकर के बारे में पूछा गया है। तो ये बात भी ध्यान रखना है कि जो भी गेम के बारे में हो रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन पंकज अडवाणी से नहीं हो सकता है, आपको उस गेम के बारे में भी कुछ ना कुछ जानकारी होनी चाहिए। तो स्नूकर का जो गेम है वो 22 गेंदों के साथ होता है, ऑप्शन सी होगा, जिसमें रेड कलर के भी बॉल्स होते हैं और मल्टी कलर भी होते हैं और एक व्हाइट कलर भी होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश मान सिंह राउत को नेपाल का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ये नेपाल के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त किया गया है। इससे क्वेश्चन इंडिया से भी हो सकता है कि इंडिया के इसके संदर्भ में बताया कि, और नेपाल से भी डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकते हैं। तो उसी संदर्भ में क्वेश्चन है कि हमारे भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो बहुत ही वेल नोन पर्सनालिटी हैं, वो हैं डीवाई चंद्रचूड़। इसके ऑप्शन होंगे डी ऑप्शन, डीवाई चंद्रचूड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्यामजी कृष्ण वर्मा की 95वीं जयंती पर प्रधानमंत्री ने क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी। श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में लिखित कथनों पर विचार करें। श्यामजी कृष्ण वर्मा बॉम्बे आर्य समाज के तीसरे अध्यक्ष थे और उन्होंने महात्मा गांधी को प्रभावित किया। उन्होंने 1905 में पेरिस में इंडियन होम रूल सोसाइटी, इंडिया हाउस और द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट की स्थापना की। श्यामजी कृष्ण वर्मा का जन्म 4 अक्टूबर 1857 को गुजरात के मांडवी में हुआ था। तो आंसर कौन सा होगा, 2 और 3 सही है, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है, अल्बानियाई ग्रीक सीमा पर स्थित लिटिल प्रेस्पा झील धीरे धीरे सूख रही है, उसी के बारे में बताया। लिटिल प्रेस्पा झील धीरे धीरे सूख रही है, उसी के बारे में बताना है। प्रेस्पा झील बाल्कन प्रायद्वीप की सबसे ऊंची टेक्टोनिक झील है जो 853 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। दोस्तों ये जितने भी ज्योग्राफिकल जो पॉइंट्स हैं या फिर उनके जो कॉन्सेप्ट हैं वो हमारे रेगुलर क्लास में बताई जाती हैं। यहाँ हम लोग सिर्फ क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे ताकि कम से कम टाइम में आपका मैक्सिमम यूज हो सके। अगर आपको पूरी जानकारी लेना है तो आप हमारे क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ क्लासेस जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पे भी मिलेंगे और कुछ जो है पेड है जो कि बहुत ही कम लिया जा रहा है वो हमारे एप्लीकेशन पे मिलेंगे। दूसरा ऑप्शन है, ग्रेट प्रेस्पा झील अल्बानिया, ग्रीस और उत्तरी मैसेडोनिया द्वारा साझा की जाती है, जबकि स्मॉल प्रेस्पा झील
पूरी तरह से उत्तरी मैसेडोनिया में है। तीसरा इसका है गैलिसिका पर्वत झील प्रेस्पा को यूरोप की सबसे पुरानी सबसे गहरी झीलों में से एक ओहरिड झील से अलग करते हैं। उपरोक्त में से कौन सा ऐसा आंसर है जो कि सही है? तो इसका सही आंसर होगा 1 और 3। 1 और 3 ए ऑप्शन जो है वो 1 और 3। उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है उड़ीसा के हीराकुंड बांध में से जुड़ी 6 दशक पुरानी नहर प्रणाली का बड़े पैमाने पर जीर्णोद्धार किया गया। जीर्णोद्धार का मतलब हो गया उसको वापस से रिनोवेट किया जा रहा है, क्योंकि वहां पे सिंचाई के काम को बढ़ाया जा रहा है, तो जीर्णोद्धार किया जा रहा है। उसी के बारे में उसी के संदर्भ में बताना है कि पहला जो कथन है कि कौन सा इस पर विचार करना है। हीराकुंड बांध दुनिया का सबसे लंबा प्रमुख मिट्टी का बांध है जो कि महानदी पर स्थित 25.8 किलोमीटर तक फैला है। बात सही है। इसका उद्घाटन 1957 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। इसके जलाशय को 2021 में रामसर साइट घोषित किया गया था, ये भी सही है। तीसरा जो है हीराकुंड जलाशय के भीतर स्थित कैटल आइलैंड जंगली हाथियों की आबादी के लिए जाना जाता है, जो कि सही नहीं है, वो मवेशियों के लिए जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा 1 और 2, बी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। तो ये हमारा करंट अफेयर्स का सेक्शन था। आगे हम जो देखेंगे वो हमारा सेक्शन होगा वो एक जीएस का सेक्शन होगा। तो दोस्तों ये हमारा जीएस का आज पॉलिटी का सेक्शन है। हमारा सेक्शन जो होगा वो एक हिंदी मीडियम भी होगा और इंग्लिश मीडियम भी होगा, दोनों साथ में मिलेगा। आपको जिस लैंग्वेज में भी आपको चाहिए आप ले सकते हैं। मैं एक कुछ जो पॉइंट्स है वो हिंदी में बात करूंगा और कुछ इंग्लिश में बात करेंगे, ताकि दोनों जो बाइलिंगुअल स्टूडेंट्स हैं, दोनों लैंग्वेज के अलग अलग जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफर्टेबल फील कर सके। तो पहला क्वेश्चन है जीएस के पॉलिटी का आज, वो है एंटी डिफेक्शन लॉ इज गिवन इन विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंटी डिफेक्शन लॉ मतलब जो पार्टी चेंज कर लेते हैं कहीं और जाते हैं तो उनके लिए भी एक लॉ बना कि आप नहीं जा सकते हैं ऐसे, तो उसके बारे में जो लॉ दिया गया वो किस शेड्यूल में दिया गया है? तो वो है 10th शेड्यूल। दूसरा क्वेश्चन हमारा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इज लिस्टेड इन विच लिस्ट गिवन इन द 7th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 3 तरीके का हमारा लिस्ट है, एक यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट। इन तीनों में से कौन से, क्योंकि यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड है तो इसलिए ये यूनियन लिस्ट में शामिल होगा, यूनियन लिस्ट में शामिल होगा। इसका आंसर होगा ए। ट्रेड यूनियन इज लिस्टेड इन विच लिस्ट गिवन इन द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो चूंकि ट्रेड यूनियन है तो ट्रेड यूनियन जो होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी हो सकते हैं और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स के भी हो सकते हैं। तो इनको हम लोग दोनों लिस्ट में शामिल करेंगे कॉन्करेंट में, मतलब यूनियन गवर्नमेंट है वो भी इस पे अपना डिसीजन ले सकता है और स्टेट गवर्नमेंट भी डिसीजन ले सकता है। तो कॉन्करेंट ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ एनी ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ आवर कंट्री। मतलब कोई भी हो, जो मिनिस्टर हो या प्रधानमंत्री हो, उनको क्या करना होता है कि किसी भी एक जो सभा है हमारा लोकसभा या राज्यसभा, उनका मेंबर होना अनिवार्य है। लेकिन इनमें से कौन ऐसे हैं जिनका इसके लिए अनिवार्य नहीं है कि उनको मेंबर होना जरूरी है? तो वो है प्रेसिडेंट। सी ऑप्शन होगा। प्रेसिडेंट जो है वो जरूरी नहीं है कि दोनों सभा में से किसी भी एक के मेंबर हो। बाकी जो तीनों हैं, प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर, इन तीनों को किसी भी एक मेंबर, एक सभा का मेंबर होना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन है हु सेलेक्ट्स द सोशल ऑडिट कमेटी अंडर मनरेगा स्कीम। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये मनरेगा, क्योंकि इससे पूरे गांव के बहुत सारे लोगों के हालात चेंज हुए हैं। तो ये जो स्कीम है इसको कौन देखता है, ऑडिट कौन करता है, सोशल लेवल पर ऑडिट कौन करता है? चीफ मिनिस्टर करता है, ग्राम सभा में होता है, मेयर करते हैं या बीडीओ करते हैं? तो इसका आंसर होगा ग्राम सभा इसका देखता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ द इंडियन यूनियन इज collectively responsible to the वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, राज्यसभा, नॉन ऑफ द एबव। नॉन ऑफ द एबव यहाँ दिया हुआ है तो ये सोचना जरूरी है कि आखिर ये जो तीनों दिए हैं वो उसमें होगा कि नहीं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके साथ है? वो पार्लियामेंट के साथ, पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसलिए क्योंकि पार्लियामेंट क्या है, हमारा लोगों को द्वारा चुना हुआ एक ऑफिस है, तो उसी ऑफिस को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वहां पे अपनी सारी बातें बताएं, वहीं पे कलेक्टिवली ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया एज यूनियन ऑफ स्टेट, क्वासी फेडरल स्टेट, यूनिटरी स्टेट और नॉन ऑफ द एबव। तो यूनियन ऑफ द स्टेट्स इनको इंडिया को बोला जाता है। नेक्स्ट द इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एडॉप्टेड फ्रॉम। इम्पीचमेंट का मतलब कि प्रेसिडेंट को उनके पावर से, उनके कुर्सी से अगर हटाना होगा तो उसको इम्पीचमेंट करना पड़ेगा। डायरेक्ट कोई उनको रिजाइन नहीं देना है। उनको अगर इम्पीचमेंट करना है तो अगर वो रिजाइन दे रहे हैं तो अलग हो गई, अलग चीज हो गई, लेकिन इम्पीचमेंट मतलब यहाँ पे पार्लियामेंट में उनके खिलाफ बातें होंगी, आवाज उठाई जाएगी और दोनों सदन उस पर मिलेंगे और फिर इम्पीचमेंट होगा। तो वो कौन से कंट्री से लिया गया है, इम्पीचमेंट का जो रूल है और जो सिस्टम है वो कौन से कंट्री से लिया गया है? तो वो है यूएस से।
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट और लोकसभा। तो एक सभा नहीं करता है इसमें, चीफ जस्टिस भी नहीं कर सकते, प्राइम मिनिस्टर भी नहीं कर सकते, तो सभाओं को मिला के किया जाता है, तो वो है पार्लियामेंट। मतलब पार्लियामेंट से उनको निष्कासित किया जा सकता है। ऑप्शन होगा सी, पार्लियामेंट। व्हाट इज द एज लिमिट टू द कंटेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए कौन सा एज निर्धारित की गई है? तो वो है, मतलब इलेक्शन लड़ने के लिए, तो वो है 35 साल, जो कि आंसर होगा सी। तो दोस्तों इसी के साथ जो हमारा सेक्शन है, जो क्वेश्चन आंसर का जो सेक्शन है, वो आज का समाप्त होता है। फिर से डेली बेसिस पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपके सामने आए। अगर किसी दिन ना आ पाए तो प्लीज आप ये ना समझें कि हमारा ये जो सिस्टम है ये बन नहीं रहा है, ये बन रहा है, और ये सिस्टम जो है आपके सामने रहेगा। अगर आप हमारे एप्लीकेशंस को ज्वाइन करते हैं तो आपको सारे मिल जाएंगे। हमारी कोशिश ये रहेगी कि डेली बेसिस पे हम आएँ, और बहुत जल्द आपके पास डेली बेसिस पे भी हम लोग मिलेंगे, लेकिन डेली क्वेश्चंस हमारे बन रहे हैं। हो सकता है किसी दिन अगर हम ना रहें तो वो किसी काम में या फिर किसी वजह से ना बना पाए वीडियो, तो नेक्स्ट डे हम उसका वीडियो पूरा बना के आपको दिखाएंगे। तो इसी के साथ आप तैयारी करें, अपनी पढ़ाई जारी रखें, मोटिवेटेड रहें, कॉन्टिन्यूटी में पढ़ाई करें, सिलेक्शन होगा, जरूर होगा, अपने आप में विश्वास रखें। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।